नीलाक्षी सुबह से लैंडलाइन के पास बैठी थी। कुछ भी काम होता तो जल्दी जल्दी भाग के करती, फिर फ़ोन के पास आकर बैठ जाती। आज समर्थ का फ़ोन आना था। कैप्टन समर्थ जो इस समय कश्मीर घाटी के उरी सेक्टर में तैनात थे। पिछले खत में कैप्टन समर्थ ने जिक्र किया था कि वो छुट्टी के लिए अपने कमान अधिकारी से बात करेगा और मंजूरी मिलते ही नीला को फ़ोन करेगा। रविवार को ही उसे पीसीओ पर आकर घर परिवार से बात करने की फुर्सत मिलती थी। पूरे कैंप इलाके में एक ही पीसीओ था जो 24 घंटे खुला रहता और पूरे समय वहाँ फौजियों की भीड़ होती। कभी कभी तो लंबी क्यों होती और बारी आने में 1 से 2 घंटे भी लग जाते। 3x3 के ग्लास बॉक्स में फौजियों के चेहरे पर छाई खुशी उनके कश्मीर में रहने के हर हालात पर भारी पड़ती। वो तो अच्छा था जो पीसीओ वाले मालिक ने 5 मिनट की समय सीमा रखी थी हर किसी के लिए, वरना कोई फ़ोन छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। किसी को भी बिल की चिंता नहीं थी। पैसा कम पड़े तो रजिस्टर में उधारी लिखवा देते। कुछ लोग रिक्वेस्ट करके समय बढ़वा लेते। सर जी ठीक से बात नहीं हुई, आवाज़ ही नहीं आ रही थी। कुल मिला के वो पीसीओ उस सेक्टर में तैनात सभी फौजियों की लाइफलाइन थी। नीला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 2 घंटे बीत चुके थे। फ़ोन पर घंटियां तो कई बार बजी, पर हर बार किसी और की, और वो मना रही थी कि आज किसी और का फ़ोन ना आए ताकि समर्थ का फ़ोन लग जाए। अगर यहाँ पर बिजी हुआ तो उसे वहाँ दोबारा चांस नहीं मिलेगा। वो तमाम बातें सोच सोच कर परेशान होने लगी। क्या समर्थ को बाहर आकर फ़ोन करने का चांस ही नहीं मिला, या फिर उसे छुट्टी नहीं मिली इसलिए वो फ़ोन नहीं कर रहा, या फिर कुछ तबीयत नासाज, या फिर क्या कश्मीर के धधकते हालात के चलते कुछ और व्यवस्था। नीला के मन में प्रश्नों का जाल बिछा था। रेखा, नीला की माँ ने कितनी ही आवाज़ें दी, अरे अब उठो भी यहाँ से। नीला, नहा धो के फ्रेश होकर चाय नाश्ता करो, फ़ोन कोई और देख लेगा। बेटा नहीं मम्मी, कहीं ऐसा ना हो फ़ोन आए और उठाने में देरी हो जाए। प्लीज़ मेरा नाश्ता यहीं पकड़ा दो और आज मैं नहाऊंगी नहीं, प्लीज़। रेखा समझ सकती थी अपनी बेटी की बेचैनी और उसके प्रेम को। 8 महीने पहले ही तो दोनों की शादी हुई थी। 1 महीने की छुट्टी में शादी, फिर से परेशान, फिर 4 महीने बाद 1 महीने की छुट्टी, फिर वापस वैली, और अब फिर से वही इंतज़ार। लेकिन समर्थ ने पहले ही बता दिया था कि आप शादी बेशक कर दें, लेकिन मैं 2 साल नीला को साथ नहीं ले जा सकूंगा। उरी इज़ नॉट अ फैमिली स्टेशन। मम्मी, मैं तो बाद में भी शादी कर सकता हूँ। एक बार पीस में पोस्टिंग आ जाए तो बाकी आपकी जैसी मर्जी। लेकिन नीला का समर्थ से मिलना उसे इतना प्रभावित कर गया था कि तमाम लड़कों को रिजेक्ट करने वाली नीला समर्थ से शादी करने में देरी नहीं करना चाहती थी। शायद उसे इस बात का आभास ही नहीं था कि शादी के बाद नवयुगल का अलग अलग रहना कितना पीड़ादायक होता है। रेखा ने अगले ही पल नीला को प्लेट पकड़ाई, ले खा, और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। आता ही होगा फ़ोन बोलकर हटी ही थी कि फ़ोन की घंटी घनघना उठी। हेलो, नीला ने झट से रिसीव किया। हाय जाने मन। समर्थ की आवाज़ सुनते ही नीला के शरीर में सिहरन छा गई। आंखें नम और आवाज़ जैसे हलक में ही फंस गई। अच्छा बोलोगी भी या कुछ, या टप टप आंसू ही गिराती रहोगी? अच्छा सुनो, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, अगले हफ्ते ही निकलूँगा। रिजर्वेशन भी करा लिया है। दून एक्सप्रेस से अगले हफ्ते की कन्वाय से वैली से नीचे जम्मू आऊँगा। फिर ट्रेन। अभी तक नीला भावुक होकर कुछ न बोल पा रही थी। अब ये खबर सुनकर खुशी में उसकी बोलती बंद थी। ठीक है, फ़ोन रखूं? क्या लगता है तुम इतनी नाराज़ हो कि अब प्रत्यक्ष ही तुम्हें मनाना होगा? नहीं नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। नहीं समझोगे तुम कैप्टन साहब, तुमको वतन की सरहद से प्यार है और
मुझे तुमसे। सच में अब लगता है कि यूं दूर दूर रहने से अच्छा तो हम 2 साल बाद ही शादी करते। खैर मैं ठीक हूँ। और हाँ, चिट्ठी लिखना याद है ना वादा, हर दिन एक खत वाला, बिल्कुल यही तो मेरी लाइफ लाइन है जाने मन। इसी के सहारे तो सरहद की सर्द रातों में गर्मी महसूस होती है और गोलियों की बारिश में दिवाली नज़र आती है। चलो एक किस दे दो, फ़ोन रखूं। मैं अब अगले हफ्ते प्रत्यक्ष मिलूँगा, वैली से उतर कर फ़ोन कर दूंगा, बोलकर समर्थ ने रिसीव कर रख दिया। नीला को जैसे दुनिया भर की दौलत मिल गई। उसकी खिलखिलाहट पूरे घर में गूंज गई। हर किसी को आभास हो गया कि समर्थ घर आने वाला है। नीना ने तुरंत अपनी डायरी खोली और आज से एक एक दिन इंतज़ार के हर पन्ने पर तारीख को क्रॉस कर रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतता इंतज़ार का लम्हा और भी बढ़ता सा महसूस होता। हफ्ता बीतने को था। आज फिर नीला सुबह से लैंडलाइन पर कान लगाए बैठी थी। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि समर्थ को घाटी से उतरते दोपहर तो हो ही जाएगा, लेकिन फ़ोन की बेल सुबह ही बजी। पहली बार उठाया तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। कुछ ही पल में दोबारा बेल बजी। समर्थ का ही कॉल था। समर्थ हाफ रहा था। नीला घबरा सी गई। हेलो नीला, यहाँ रास्ते में लैंड स्लाइड हो गया है, हमारी जिप्सी यहीं फंस गई है, पूरा फौजी काफिला यहीं फंसा हुआ है। आज यहाँ से निकल पाना बेहद मुश्किल है और बर्फ़ को क्लियर करने में कितना समय लगेगा कुछ नहीं कह सकते। अभी तो नीचे उतरना संभव नहीं है। मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, अपना ख्याल रखना। जैसे ही कुछ अन्य व्यवस्था होगी फ़ोन करूँगा। नीला मूक सी सब सुनती जा रही थी। झरझर आंसू उसकी आंखों से गिरते उसके कपड़ों को भिगोते जा रहे थे। ओह बेटा, कोई बात नहीं, रेखा ने ढांढस बंधाते हुए नीला को गले से लगा लिया। अगले दिन के पेपर पर नज़र गई तो पहले ही पन्ने पर खबर दिखी। कश्मीर में भारी बर्फबारी के साथ हुए लैंड स्लाइड में सेना का काफिला फंसा। बर्फ हटाने का राहत कार्य जारी। कन्वॉय ने वापस होकर आसपास के फौजी क्षेत्रों में शरण ले ली थी। समर्थ भी अपनी पलटन में अगले दिन वापस हो गया। अपनी छुट्टी को पोस्टपोन कराने की बात की। कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि कब तक रोड क्लियर होगी। एक हफ्ते बीतने को आए थे। BRO से रेडियो सिग्नल मिला कि जम्मू को जाने वाला हाईवे अब क्लियर हो गया है। समर्थ ने वापस अपने बैग और अन्य सामान लिए कमान अधिकारी से परमिशन लेकर पुनः रवाना हुआ। इस बार उसने नीला को फ़ोन नहीं लगाया। सरप्राइज देने का मूड बना चुका था। उसी शाम घाटी से नीचे उतरकर वो दून एक्सप्रेस में बैठ चुका था। अगले दिन उसे पहुंचना था। शादी के बाद से तीसरी बार वो छुट्टी लेकर जा रहा था। 5 दिन के खत लिफाफे में बंद उसकी पॉकेट में थे, जो रास्ता बंद होने की वजह से पोस्ट नहीं हो पाए थे। पूरे रास्ते नीला के बारे में सोचते सोचते उसे नींद भी नहीं आ रही थी। करवटों में उलझते कब सुबह की हल्की धूप खिड़की से दिखी पता ही नहीं चला। वो हड़बड़ा के उठ गया। 2 घंटे में ही उसका स्टेशन आने वाला था। नीलाक्षी के लिए एक एक दिन पहाड़ के जैसा बीत रहा था। हर दिन समर्थ के फ़ोन की प्रतीक्षा और फिर निराशा। पेपर और टीवी में भी कोई खबर नहीं आ रही थी कि जम्मू कश्मीर हाईवे क्लियर हुआ या नहीं। ख्यालों में डूब गई। वो समय याद आया जब वो अपनी बालकनी में कभी खड़ी होती तो सड़क पर आवागमन में जब भी कोई फौजी दिखता तो उसकी निगाहें वहीं टिक जाती। उसकी पड़ोसी और सहेली उषा अक्सर उसके साथ होती तो नीला खुश होकर उसे बताती कि उसे ये वर्दी और बूट वाले बंदे न जाने क्यों बहुत अच्छे लगते हैं। तब तो वो ये भी नहीं जानती थी कि किसी दिन ये वर्दी की शान उसके जीवन में दस्तक देगी। उषा उसे चिढ़ाती भी कि आंटी को बोलती हूँ कि तुम्हारी शादी के लिए फौजी ढूंढे। तब तो वो कॉलेज कर रही थी। उन्हीं दिनों टीवी पर फौजी सीरियल शुरू हुआ था। शाहरुख खान का डेब्यू सीरियल, जिसके बाद उसे कितनी फेम मिली थी। नीला उस सीरियल की दीवानी थी और उसका फौजी प्रेम उस सीरियल को देखकर और भी बढ़ गया। यही नहीं, उसके शहर का कैंटोनमेंट उसकी पसंदीदा जगह थी। वहीं की आबो हवा, साफ सुथरा वातावरण, सौंदर्यीकरण और नदी के किनारे
बसी फौजी बस्ती कब उसके सपनों में समा गई उसे नहीं पता। वो अक्सर कॉलेज के बाद उधर टहलने घूमने अपनी सहेलियों के साथ चली जाती। छावनी में मार्च करते फौजियों के दस्ते देखकर वो ठिठक जाती। उनके DMS बूट्स की रुआबदार आवाज़ उसके दिलो दिमाग को जोश से भर देती। नीला मुड़ मुड़ कर DMS की टॉप को सुनती रहती। संजोग ऐसा रहा कि तमाम सारे रिश्तों में जो रिश्ता पक्का हुआ वो कैप्टन समर्थ का था। उसी समय वो अपनी छुट्टी पर आया था और तमाम रिश्तों में नीलाक्षी की अदा में उलझ कर रह गया। फिर क्या शादी की शर्टरी रहें, इसलिए एक ही दिन में सगाई का कार्यक्रम फिक्स हो गया। समय कम था, शहर में दुकानों की बंदी का दिन था। किसी तरह परिचित ज्वेलर की दुकान खुलवा कर 2 अंगूठियां सगाई के लिए मंगवाई गई और अगले ही दिन अनौपचारिक रूप से दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध गए। फिर शुरू हुआ दोनों के प्रेम का एक अनवरत किस्सा। विवाह का जो मुहूर्त निकला उसमें 8 महीने के लंबे इंतजार की कड़ी थी। कैप्टन समर्थ की छुट्टियां खत्म होने को आई थी। नीला को ऐसा लगने लगा था जैसे समर्थ से उसका बहुत दोनों का दिन एक दूसरे को पत्र लिखेंगे और एक दूसरे के पत्रों को की डेट पुराना जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। प्रेम परवाना चढ़ने लगा। जाने से पहले दोनों ने एक दूसरे से वादा लिया कि वो हर वाइज फाइल तैयार करेंगे। समर्थ की ट्रेन गति पकड़ चुकी थी। नीला की सुनी आंखों में एक लंबा इंतजार छोड़कर इसी बीच उसे अपना मास्टर डिग्री भी पूरी करनी थी और साथ में शादी की तैयारियां भी। बस यही सोच सोच कर समय फुर हो रहा था। अब बातें होती तो पत्र के जरिए या यदा कदा फ़ोन आ जाता। ड्यूटी स्टेशन पर जाकर कैप्टन समर्थ ने अपनी एक वर्दी वाली तस्वीर नीला को बाई पोस्ट भेजी। बदले में नीलाक्षी की तस्वीर मंगवाई। वो तस्वीरें दोनों के दिल की धड़कनों के पास ही रहती। नीला की आंखें तस्वीर पर टिकती तो वो मन ही मन मुस्कुराती और बुदबुदा उठती। मेरा फौजी तो उस सीरियल वाले फौजी से भी अधिक डैशिंग है और सैम तो मेरा रियल हीरो है। रील वाले हीरो से इसकी कोई बराबरी ही नहीं। नीला का युवा मन दिनों दिन सैम के प्रेम पास में खोता जा रहा था। उसकी तस्वीर में वर्दी पर टिकी निगाहें, कंधों पर सितारे, दमदार बेल्ट और पैरों में ऊंचे रुआबदार बूट्स। नीला खो गई। सैम ने उसे बताया था कि ADMS बूट्स हैं, सोल स्पेशली आर्म फोर्सेज के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उन बूट्स की लेस 2 मीटर की थी जो अच्छी तरह से बूट्स को पैरों में लपेटकर स्टेबिलिटी देती। युद्ध क्षेत्र के अलग अलग कंडीशन के हिसाब से इन बूट्स को बनाया गया है। नीला और इन दोनों बूट्स का वजन लगभग 2 किलो होगा। नीला उन बूट्स को देखकर हैरान थी लेकिन गौरवंती भी महसूस कर रही थी कि शीघ्र ही वो एक फौजी की बीवी बनने वाली थी। यूं तो नीला सीधी साधी सिविल में पली बढ़ी थी। उसे आर्मी लाइफ का जरा भी तजुर्बा नहीं था। हाँ, एक करीबी रिश्तेदार जरूर थे, वो भी फौजी अफसर थे। जब भी छुट्टी आते घर जरूर आते। उनका अपना अलग ही रुआब था। लंबी चौड़ी कद काठी के साथ घनी मूछें और तर्रा आंखें। नीला जब बच्ची थी तो उनसे बात करने में भी कतराती थी, थोड़ा डरती थी। लेकिन जब वो अपनी कहानियाँ सुनानी शुरू करते तो नीला और घर के सारे बच्चे उत्सुक होकर ध्यान से सुनते और लुत्फ उठाते। वो अपनी सन 62 और 71 की लड़ाई की बातें अक्सर सुनाते। उस समय वो लेह में तैनात थे। नीला की तंद्रा भंग हुई। पर समर्थ के ख्यालों से निकल वो अपनी अगली दिनचर्या में मन लगाने लगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको